नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और वसूली गेट के आरोपी अनिल देशमुख के केस में नया ट्विस्ट आ गया। अनिल देशमुख पर सबसे पहले 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह बैकफुट पर आ चुके हैं। मामले की जांच कर रहे चांदीवल कमीशन को परमबीर सिंह ने एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अनिल देशमुख के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं। तो सवाल यह कि किस आधार पर परमबीर सिंह ने 20 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर के आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख के कहने पर 100 करोड़ रुपए की उगाही की गई। यानी परमबीर सिंह या तो तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। अनिल देशमुख की कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। जी हां, बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें 6 नवंबर तक की कस्टडी यानी कि 4 दिन की कस्टडी में अपनी हिरासत में रखा है। 1 नवंबर को पूरे दिन कम से कम 12 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद देर रात्रि उन्हें अरेस्ट घोषित किया गया। मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। मुंबई पुलिस के पूर्व क्राइम ब्रांच कमिश्नर परमबीर सिंह के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखे गए एक पत्र के आधार पर ही अनिल देशमुख से पूछताछ चल रही है और उन्हें अरेस्ट किया गया है। लेकिन हाल ही में परमबीर सिंह ने चांदीवल कमीशन के समक्ष एक नया एफिडेविट लिखा है, एक हलफनामा लिखा है, जिसको लेकर इस पूरे प्रकरण में अनिल देशमुख के खिलाफ नया ट्विस्ट आया है। 17 सितंबर को ईडी ने एक चार्जशीट दाखिल की थी। ये बात सच है कि इस चार्जशीट में अनिल देशमुख का नाम आरोपी के तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन आरोपी सचिन वाजे के हर बयान में कहानी अनिल देशमुख से शुरू होती और अनिल देशमुख पर ही खत्म होती थी। वाजे के बयान में परमबीर सिंह का भी जिक्र था और फिर खुद परमबीर सिंह ने ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनिल देशमुख पर आरोप लगाए थे। लेकिन अब चांदीवल कमीशन के वकील का कहना है कि परमबीर सिंह के पास कोई सबूत नहीं है। परमबीर सिंगांना कोणताही नवा पुरावा द्यायचा नाहीये किंवा कोणत्याही गृहस्थाची किंवा गृहस्थांच्या समूहाची उलट तपासणी देखील करायची नाहीये। त्या प्रतिज्ञापत्रात यावर देखील भाष्य करण्यात आलेलं आहे की 20/3/2021 रोजी श्री परमबीर सिंग यांनी जे माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे आहेत त्यांना जे काही पत्र दिलेले आहे ते पत्र आणि ज्याची नोंद किंवा ज्याची दखल भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली आहे। परमबीर सिंह मुंबई पुलिस के वही कमिश्नर थे जिन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर अनिल देशमुख पर आरोप लगाए थे। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपनी लिखी गई चिट्ठी में यह दावा किया था कि उस वक्त रहे यानी कि पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वजे से हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट रखा था, उसकी मांग की थी। लेकिन अब अपने दिए गए नए एफिडेविट में उनके पास अनिल देशमुख के खिलाफ या इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित लोगों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। देखना होगा कि अब परमबीर सिंह के इस नए एफिडेविट के बाद अनिल देशमुख के इस पूरे प्रकरण में कौन से नए दावपेच पलटते हैं। अनिल देशमुख मामले की जांच कर रहे बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केयू चांदीवाल कमीशन में दाखिल किए गए अपने शपथ पत्र में परमबीर सिंह ने आखिर क्या लिखा है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह कहाँ हैं? इन सारे सवालों के बीच में उनका जो एफिडेविट है फिलहाल वो चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि परमबीर सिंह ने मार्च 2021 में जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने 100 करोड़ की वसूली का इल्जाम लगाया था, उस वक्त गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर, जिन पर फिलहाल ईडी के दफ्तर में सवाल जवाब चल रहे हैं। उनके सारे स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है। बता दें कि उनके लिखे गए चांदीवल कमीशन के सामने जो एफिडेविट है उनमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि अब उन्हें इस पूरे प्रकरण से जुड़े किसी भी व्यक्ति से, किसी भी गवाह से, किसी भी एविडेंसेस से कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करनी है। साथ ही साथ उन्होंने साफ साफ लिखा है उस एफिडेविट में कि अब इस पूरे प्रकरण में कमीशन के सामने रखने के लिए उनके पास कोई नए सबूत नहीं है, ना ही कोई नया बयान है। मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा माना गया है, एक्सेप्ट किया गया है। इसके अलावा परमबीर सिंह अब इस पूरे प्रकरण में कुछ भी ना कहना चाहते हैं, ना ही कमीशन इंक्वायरी के सामने आना चाहते हैं। अनिल देशमुख मामले में जांच में आए ट्विस्ट पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि अब भी परमबीर सिंह महाराष्ट्र सरकार के मोहरे के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस है जिसको दबाने का काम परमबीर सिंह ने महाविकास आघाड़ी के लिए किया है। तो महाविकास आघाड़ी के ही लोगों को मालूम है परमबीर सिंह किसका आदमी है। परमबीर सिंह ये उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का आदमी है। परमबीर सिंह तभी पुलिस कमिश्नर था, तभी मैक्सिमम पुलिस कमिश्नर के हेडक्वार्टर्स में सबसे ज्यादा जाने वाला, उधर विजिट करने वाला मंत्री आदित्य ठाकरे है।
आप सीसीटीवी कैमरे चेक करो, मस्टर चेक करो। अनिल देशमुख से आज भी ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। परमबीर सिंह का शपथ पत्र भले ही आज चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन जब तक परमबीर सिंह खुद सामने नहीं आते, अनिल देशमुख केस की दशा और दिशा भटकती दिखाई दे रही है। शिवानी मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत, मुंबई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। ईडी ने अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया। हालांकि ऋषिकेश देशमुख ने पेश होने के लिए 7 दिनों की मोहलत मांगी। इसका मतलब यह है कि आज अनिल देशमुख के बेटे ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। दरअसल देशमुख का परिवार के सदस्य 30 से ज्यादा कंपनियों से सीधे जुड़े हुए हैं। इनमें से अनिल देशमुख के 2 बेटे कई कंपनीज के डायरेक्टर भी हैं। ईडी की जांच के मुताबिक ये सभी कंपनियां फर्जी हैं। इन कंपनियों में से कई नागपुर और कोलकाता से बाहर की हैं। ईडी ने कई कंपनियों के सीईओ के बयान भी दर्ज किए हैं। ऋषिकेश जो है देशमुख, इन्हें भी लीगल रेमेडी अवेलेबल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जिसमें वो भी पिटिशनर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको 438 और 439 में और सीआरपीसी में आपको जो भी रेमेडी अवेलेबल है वो रेमेडी पहले आप कोर्ट से ले लीजिए और कोर्ट को अप्रोच कीजिए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ है। हमारी सहयोगी शिवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लगातार रिपोर्ट कर रही हैं इस मामले को। शिवानी, ऋषिकेश देशमुख की क्या संलिप्तता अभी तक सामने आई है, क्या आरोप हैं और पेशी को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ऋषिकेश देशमुख को आज उन्हें समन किया गया था। समन करने के बाद वो पहुंचे नहीं है। जो वकील थे इंद्रपाल सिंह, वो ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि 15 दिन का एक्सटेंशन चाहिए उन्हें समन्स को तलब करने के लिए। इसके अलावा जो उनकी इस पूरे प्रकरण में जो अहमियत है वो मैं आपको बता दूं कि अनिल देशमुख की जो एक प्रॉपर्टी थी, जो एक साई धाम के नाम पर जो एक संस्था थी, जहां पर ये सारे पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांसफर होते थे, उन्हें ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में ट्रांसफर किया जाता था, उसके जो एक मेंबर हैं वो खुद अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख भी हैं। और इसी चीज को लेकर उन्हें ईडी द्वारा तलब किया गया था उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन इंद्रपाल सिंह वकील जो है, उन्होंने साफ साफ कहा कि अनिल देशमुख को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो ऐसे ही ऋषिकेश देशमुख के साथ ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने आज का जो ईडी का समन था उसे एक्सटेंड करने की गुजारिश की है। हालांकि देखना ये होगा कि कल ईडी का जो समन है, ईडी की जो कस्टडी है 4 दिन को अनिल देशमुख की खत्म होती है, जिसको और बढ़ाने की कोशिश जो है वो लगातार ईडी द्वारा की जाएगी, उसकी मांग कोर्ट में होगी। लेकिन ऋषिकेश देशमुख को 15 दिन का जो वक्त दिया गया है, उसको लेकर ईडी का क्या रिएक्शन होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि अनिल देशमुख के स्टेटमेंट के साथ साथ ऋषिकेश देशमुख का स्टेटमेंट भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि अरेस्ट से बचते हुए आज वो नजर आए हैं। शिवानी, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहूंगा। ईडी की तरफ से आरोप है कि लगभग 30 से 32 ऐसी कंपनीज हैं जिनमें कि अप्रत्यक्ष रूप से जिसके सदस्य हैं, जिसमें कुछ कंपनीज के डायरेक्टर भी हैं, और उनमें कुछ अलग तरीके की ट्रांजैक्शंस की गई जिनके ऊपर की शक हुआ है। वो कंपनीज क्या करती हैं, कैसे उनका कनेक्शन ऋषिकेश देशमुख या अनिल देशमुख के परिवार के बाकी लोगों के साथ है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एक कंपनी है, ये एक एनजीओ के रूप में संस्थान का काम करती थी, जो कि लोगों की मदद करने के लिए था। लेकिन जो मुंबई से वसूली होती थी रेस्टोरेंट और बार से, उसे इस एनजीओ में रखा जाता था, जिससे कि वो व्हाइट मनी के रूप में लोगों को नजर आए, जिसके अंदर एक डायरेक्टर अनिल देशमुख के साथ साथ उनके बेटे भी हैं, जिनका नाम ऋषिकेश देशमुख है। तो डायरेक्टर होने के नाते ये जो पूरा पैसा था, ये इक्वल हिस्सों में बढ़ता था देशमुख फैमिली के अंदर, जिसकी पूरी जो जानकारी थी वो ऋषिकेश देशमुख के पास भी थी। वो इनडायरेक्टली पैसों के लेन देन को लेकर सारी जानकारी अपने पास रखते थे। और ना सिर्फ नागपुर की एक स्पेसिफिक कंपनी, बल्कि जो अन्य कई ऐसी बेनामी कंपनियां हैं जिसको खुद अनिल देशमुख डायरेक्टली नहीं, पर उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख जो है वो डायरेक्टली हैंडल करते थे। यानी कि उन कंपनीज, बेनामी कंपनीज के नाम पे जो पैसे मंगाए जाते थे और जो पैसे एक्सटॉर्ट होते थे, उसका पूरा प्रकरण जो है वो ऋषिकेश देशमुख ही देखते थे। इसलिए जो उनका स्टेटमेंट है वो यहाँ पर काफी ज्यादा अहमियत रखता है कि आखिर देशमुख परिवार कुल मिलाकर और कितनी कंपनियों में ऐसे ट्रांजैक्शन करता था और किन किन बेनामी कंपनियों के नाम पर इन्होंने एक्सटॉर्शन का जो पैसा है उसको व्हाइट मनी के रूप में दिखाया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया शिवानी आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर है कि आर्यन केस से समीर वानखेड़े को हटा दिया गया। समीर वानखेड़े पर 8 करोड़ की वसूली का 18 करोड़ की वसूली का आरोप लगा था।
आरएन केस में वसूली का आरोप लगा था, जो आरएन केस में एक गवाह थे। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आरएन केस से जुड़ी हुई, जिसमें कि समीर वानखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर एनसीबी, उनको इस केस से हटा दिया गया है। खबर फिलहाल सामने आ रही है, हालांकि पुष्टि नहीं है इस खबर की फिलहाल, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि आरएन केस से समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है। इस मामले में प्रभाकर सेल नाम के एक व्यक्ति जो कि गवाह भी था और एक अहम गवाह का बॉडीगार्ड भी था, और जिसने कहा कि मैंने तमाम चीजों को होते हुए देखा है। उसने एक एफिडेविट दाखिल किया था, एफिडेविट साइन किया, तो टाइम्स नाउ नवभारत ने उसको सबसे पहले दिखाया भी था, जो कि इस पूरे केस को लेकर के प्रभाकर सेल ने दावे किए थे। प्रभाकर सेल के द्वारा किए गए तमाम दावों में सबसे सनसनीखेज आरोपों में वो आरोप भी शामिल था, जो कि सीधा समीर वानखेड़े का नाम लेते हुए प्रभाकर सेल ने आरोप लगाया था और कई करोड़ की वसूली का आरोप लगाया। प्रभाकर सेल ने आरोप यह भी लगाया था कि 50 लाख रुपए वो एक जगह से लेकर भी आया था, जिनका इन्हीं तमाम लोगों से संबंध है। हमारे सहयोगी भवतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवतोष, खबर इस वक्त ये सामने आ रही है कि आरएन खान केस से समीर वानखेड़े को अलग किया जा रहा है। हाँ, देखिए, ये खबर एकदम सही है। इसके ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशंस लगे हैं। 26 अक्टूबर के आसपास एनसीबी के जो आला अधिकारी हैं, उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि वानखेड़े, समीर वानखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, उनको इस केस से हटा दिया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि वो प्रोब से हट जाए। ऐसे भी इस केस में कोई प्रोब में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है और वो प्रोब के हिस्सा कुछ भी इस प्रोब के वो हिस्सा नहीं रह गए थे। आप याद करिए, देखिए, अनन्या पांडे इस प्रोब में उनको बोला गया था कि वो अपना बयान दर्ज करें, वो बयान दर्ज करने आई नहीं है, और सारे के सारे अधिकारी जो इस क्रूज लाइनर के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो सारे के सारे अधिकारी इस प्रोब से हट चुके हैं। उनके ऊपर विजिलेंस प्रोब चल रहा था। इस वजह से अब ये एनसीबी की विजिलेंस टीम ने जो मुंबई गई थी, उन लोगों ने ये देखा है कि इसमें कई सारी खामियां थी। इस वजह से डिसाइड किया गया है कि समीर वानखेड़े और बाकी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उसको इस प्रोब से हटाया जाए। इस बीच में इस प्रोब में एक और चीज हुई है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को बेल दे दी है, और इसमें एक और चीज आई है कि जो मुंबई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसको एक सीसीटीवी मिला है, जिसमें किरण गोसावी और शाहरुख खान के जो मैनेजर हैं पूजा डिडलानी के सीसीटीवी में मिलने की फुटेज मिली है। जी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एनसीबी के कुछ अधिकारियों की के बारे में कुछ बातें ऐसी आई हैं जिसको प्रोब पे क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। इसीलिए समीर वानखेड़े और बाकी अधिकारियों को इस ड्रग क्रूज लाइनर के प्रोब से हटाया गया है। बाबू, जो इस फुटेज की आप बात कर रहे हैं, जिसमें कि जो शाहरुख खान की मैनेजर हैं और सब केपी गोसावी दोनों मिल रहे हैं, उस फुटेज में और क्या डिटेल्स सामने आई हैं और किस तारीख की फुटेज है, क्या जानकारी? देखिए, इसमें मुंबई पुलिस उस प्रोब को देख रही है। किरण गोसावी इस समय पुणे पुलिस की कस्टडी में है। इसके बारे में मुंबई पुलिस को ज्यादा नहीं बोल रही है, लेकिन एनसीबी की जो विजिलेंस टीम है, वो काफी कोशिश करने के बावजूद भी प्रभाकर सेल और किरण गोसावी का बयान दर्ज नहीं कर पा रही। लेकिन एनसीबी को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है जिस ढंग से इस पूरे केस को हैंडल किया गया है। इसी वजह से एनसीबी के जो आला अधिकारी हैं, उन लोगों ने ये डिसाइड किया है, क्योंकि इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ इस केस के बारे में, ये डिसाइड किया गया कि समीर वानखेड़े को इस केस से हटाया जाए। आपको ये भी देखना चाहिए कि पूरा का पूरा जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वो काफी ज्यादा पॉलिटिकल हो गया है। तो रोज एक बड़े पॉलिटिशियन जो महाराष्ट्र के नवाब मलिक, वो समीर वानखेड़े के ऊपर कई सारे आरोप लगाते हैं, उनके बारे में काफी ज्यादा बयान देते हैं। एक एनसीबी एक काफी बड़ी एजेंसी है जिनको ड्रग इन्फोर्समेंट के बारे में प्रूव करने को कहा गया है, और जब से ये सारे एलिगेशन लगे हैं, जो ड्रग क्रूज लाइनर के ऊपर प्रोब शुरू हुआ था, वो कहीं ना कहीं रुक गया है। इसी वजह से ये डिसाइड किया गया है कि इस प्रोब में एक नए अधिकारी आए। इसके सेंट्रल जोन के जो संजय सिंह हैं, अब इस प्रोब को देखेंगे। प्रोब जो खुद है, वो करीब 15 दिन से रुका पड़ा हुआ है। जी भवतोष, लेकिन क्या ये सामान्य प्रक्रिया है कि जो एनसीबी की टीम मुंबई है, उससे इस केस को हटा करके, अधिकारी को हटा करके दिल्ली एनसीबी को सौंप दिया जाए, कोई एक ऐसा केस अलग राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए?
देखिए, ऐसे जब भी विजिलेंस प्रोब शुरू होता है तो जनरली जो अधिकारी होते हैं उनको प्रोब से हटा दिया जाता है, और ये काफी पहले कर देना चाहिए था, 15 दिन पहले ही कर देना चाहिए था। ये इतने दिन बाद क्यों हुआ, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। अब प्रक्रिया यही होती है कि जब भी किसी के ऊपर विजिलेंस प्रोब शुरू होता है उसको प्रोब से हटा दिया जाता है। ये हमने खबर ऐसे 26 अक्टूबर ही को की थी कि समीर वानखेड़े इस प्रोब के अब हिस्सा नहीं रह गए, लेकिन समीर वानखेड़े जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे तब उन्होंने कहा था वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस केस के हैं, लेकिन अब एनसीबी ये कह रही है कि वो अब इस प्रोब के अब हिस्सा नहीं रह गए। बिल्कुल, शुक्रिया भवतोष आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी भवतोष ये अहम जानकारी दे रहे थे। इसी के साथ हमारे सहयोगी अनुज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, ये बड़ा डेवलपमेंट है आर्यन खान ड्रग्स केस में कि समीर वानखेड़े को इस केस से हटाया जा रहा है, और क्या जानकारी सामने है फिलहाल? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे कि समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए जा रहे थे, खासतौर पर अगर बात किया जाए कि नवाब मलिक ने आरोप लगाया था, साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंस विटनेस था पूरे मामले का प्रभाकर सेल, वो भी लगातार आरोप लगा रहा था। इसके मद्देनजर विजिलेंस की टीम जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही थी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि समीर वानखेड़े को केस से हटाया जा रहा है, उन्हें जो है अटैच किया जा रहा है दिल्ली हेड ऑफिस, और दिल्ली हेड ऑफिस की ही एक टीम जो है वो आर्यन केस के मामले की तफ्तीश करेगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा डेवलपमेंट है। हालांकि हमने देखा था कि किस तरीके से समीर वानखेड़े को बाकायदा दो बार उनसे पूछताछ की गई थी, उनसे जो आरोप लगे थे, इसके मद्देनजर एनसीबी की टीम ने घंटों तक उनका बयान दर्ज किया था। साथ ही साथ एनसीबी ने इस पूरे मामले से जुड़े, एनसीबी की जो विजिलेंस टीम थी, इस पूरे मामले से जुड़े लोगों से भी एनसीबी की टीम ने पूछताछ की थी, विजिलेंस की टीम ने। लेकिन जिस तरीके से यह डेवलपमेंट हुआ, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो आरोप लगे थे उसके मद्देनजर यह डेवलपमेंट किया गया, और समीर वानखेड़े को, सूत्रों की माने तो समीर वानखेड़े को अटैच किया गया, उनको केस से हटाया गया है। और अब इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है एक नई टीम, एक फ्रेश टीम जो है वो पूरे मामले की तफ्तीश करेगी आर्यन केस से जुड़े हुए। हमने देखा था किस तरीके से नवाब मलिक लगातार आरोप लगा रहे थे, चाहे हम आर्यन खान केस की बात करें या जो उनके दामाद का मामला था उसको लेकर भी लगातार आरोप लगाए जा रहे थे नवाब मलिक की तरफ से। लेकिन इस पूरे मामले में ट्विस्ट तब आया जब एनसीबी का ही एक स्वतंत्र विटनेस जो है वो सामने आया और उसने गंभीर आरोप लगाए समीर वानखेड़े पर, जिसके बाद कहीं ना कहीं लगातार एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे थे। और इसी के मद्देनजर ये जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। अब सूत्रों की माने तो एक नई टीम जो है वो पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। जी, लेकिन अनुज, ये कहा जा रहा है कि एनसीबी की दिल्ली टीम को पूरा केस ट्रांसफर किया जा रहा है, औपचारिक तौर पर सारी कार्रवाई कब तक पूरी होने की संभावनाएं हैं? जी देखिए, जहां तक बात किया जाए औपचारिक तौर पर तो निश्चित तौर पे अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि केस की जो फाइल है वो हैंड ओवर करनी होगी, साथ ही साथ टीम जो है वो गठित होगी। तो आगे आने वाले 1-2 दिन में ये तमाम चीजें जो हैं वो होंगी। लेकिन जिस तरीके से खबर ये आ रही कि सूत्रों की माने तो समीर वानखेड़े को फिलहाल जो है वो इस जांच से हटाया गया, उन्हें दिल्ली हेड ऑफिस जो है वो अटैच किया जा रहा है। वहीं अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो दिल्ली की टीम करेगी। अब इस टीम का हिस्सा कौन कौन होते हैं, कौन वो अधिकारी होते हैं जो पूरी मामले की तफ्तीश करते हैं। हालांकि हमने देखा था कि जिस तरीके से विजिलेंस टीम गठित की गई थी पूरे मामले की तफ्तीश के लिए। अनुज में वापस उठा इस वक्त एनसीबी लीडर माजिद मेमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेमन साहब, मैं जानना चाहूंगा इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी कि अब समीर वानखेड़े को इस केस से अलग किया जा रहा है और एक नई टीम को पूरी इन्वेस्टिगेशन सौंपी जा रही है? देखिए, ये बड़ा बहुचर्चित मामला रहा है, क्योंकि शाहरुख खान के पुत्र इसमें जुड़े थे, तो इसलिए इसको बड़ी प्रख्यात और पब्लिसिटी मिली है। और शुरू से नवाब मलिक साहब ने जो समीर वानखेड़े के बारे में बातें बताई हैं कि उन्होंने इस मुकदमे की जो कार्रवाई की है उसमें पहले तो उन्होंने कई लोगों को जाने दिया
उन्होंने जो लोग वहां मौजूद थे उनको न पकड़ते हुए शाहरुख के बच्चे को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। न तो शाहरुख के लड़के आर्यन के पास कुछ मिला, न तो वो नशे में था, न तो उसकी मेडिकल करवाई गई थी। साथ ही साथ ये भी बताया कि जो गवाह या पंच थे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग थे और उनको आर्यन खान को हैंडल करने के लिए दे दिया गया और उसके साथ साथ कुछ पैसों के लेन देन का भी आरोप था। तो कई तरह के बहुत सारे गंभीर आरोप इस मामले की जांच पर लगे थे और ये तुरंत ही नारकोटिक्स ब्यूरो के प्रमुख ने इस पर जांच के आदेश देते हुए जांच शुरू कर दी थी। और वो जांच करने पर जो शुरुआत के जो मरहले होते हैं उनसे ऐसा लगा कि इन तमाम आरोपों में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई नजर आती है। लेकिन इसमें सर एक ट्विस्ट मुझे नजर आता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि दर्शकों को भी जानना चाहिए, कि समीर वानखेड़े ने खुद इस बारे में मांग की थी कि इन दोनों केसेस से उनको हटाया जाए। मैं आपके पास लौटूंगा सर, आपका रिएक्शन जानना महत्वपूर्ण होगा। हमारे सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा रिएक्शन उनसे अरुण बताइए जरा कि इस मामले में और क्या डेवलपमेंट सामने है। समीर वानखेड़े की तरफ से मांग की गई थी कि खुद हटाया जाए उनको इस केस से। अभी एक रिएक्शन आया है अशोक मुत्ता जैन का, जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है एनसीबी के। उन्होंने ये बोला है कि टोटल 6 केसेस जो इन्वेस्टिगेट हो रहे थे, 6 केसेस से समीर वानखेड़े को, जो जोनल ऑफिसर थे वेस्ट रीजन के, वहां उनको निकाला गया है। सेंट्रल टीम दिल्ली से उसका इन्वेस्टिगेट करेंगे। उनको ये भी पूछा गया कि क्या समीर वानखेड़े पे जो एलिगेशन लगे उसकी वजह से उनको निकाला जा रहा है, तो उस पर उन्होंने कमेंट नहीं किया है, कुछ उसका कंफर्मेशन नहीं दिया है। पर समीर वानखेड़े खुद भी विजिलेंस टीम के सामने लगातार बार समन हुए हैं, बार उनकी क्वेश्चनिंग हुई है। तो नैतिकता के तौर पर ये ऐसा लग रहा था, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि समीर वानखेड़े को ये पूरे केस से एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और एज एन सुपरवाइजिंग ऑफिसर निकाल दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा, और वही हुआ है। समीर वानखेड़े ने ये भी बोला है कि उन्होंने खुद ही बॉम्बे हाईकोर्ट को ये बोला था कि 2 केसेस में सेंट्रल टीम्स को ये केसेस दी जाए, क्योंकि वो उनका भी खुद का इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है। ऐसा समीर वानखेड़े का इस पे कहना है। तो ये अभी ये एक बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है, जो आर्यन खान ड्रग्स केस, जो समीर वानखेड़े जिसके मेन आईओ माने जाते थे, जैसे माजिद मेमन भी बता रहे थे कि कैसे सीरियस एलिगेशन समीर वानखेड़े के अगेंस्ट लगे हैं, एलिगेशन एक्सटॉर्शन के लगे हैं। उनके खुद ही पंच विटनेस बाहर आके ये बोले हैं कि एक्सटॉर्शन किया जा रहा था। इनफैक्ट केपी गोसावी उनके एक पंच, उनको पुणे पुलिस ने पकड़ लिया है चीटिंग और फ्रॉड केस में। तो अब नवाब मलिक ने भी बहुत एलिगेशन लगाए समीर वानखेड़े के अगेंस्ट, उनको अभी हटाया गया और दिल्ली की टीम अभी ये इन्वेस्टिगेट करेगी और इसको लुक आफ्टर करेंगी ये 6 केसेस को। ठीक है अनुज, शुक्रिया आपका। माजिद मेमन हमारे साथ लगातार बने हुए। मेमन साहब, इस मामले को दिल्ली टीम को ट्रांसफर किया गया, अब क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा इन्वेस्टिगेशन में ये आगे की तस्वीर में नजर आने वाला है? देखिए, ये जो कदम समीर को हटाने की जो प्रथा है, जो स्टेप उठाया गया है, मैं समझता हूं कि ये संस्था के लिए, नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए एक अच्छा कदम है, ताकि अब लोगों को ऐसा लगेगा कि इस पर जो भी समीर वानखेड़े के खिलाफ इल्जामात लगे हैं, 1 से ज्यादा इल्जामात लगे हैं, उन इल्जामात की सही तौर पर जांच हो और अगर दोषी ठहरा जाए तो उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा उसकी दी जाए। तो इसलिए लोगों का विश्वास जो है वो नारकोटिक ड्रग्स पर भी बढ़ेगा और इस क्रूज की जो तपास काम है उस पर भी लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा स्टेप है, इसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन सर, समीर वानखेड़े का हाईकोर्ट के अंदर खुद ये कहना कि वो समझते हैं कि इन 2 केसेस से कम उनको अलग कर दिया जाना चाहिए, जिनके बूते ही पूरी बात उठ करके सामने आई थी। तो क्या एक ऑफिसर की इंटीग्रिटी को भी मजबूत करता है एज एन ऑफिसर? नहीं, देखिए, समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट में हुक इसलिए लगाई कि उन्हें ऐसा डर लगा कि शायद मुंबई की पुलिस कमिश्नर पर उनका विश्वास नहीं है या महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार पर उनका विश्वास नहीं है, वो कई राजनीतिक हेतु से उनके साथ अन्याय न कर बैठे। तो उच्च न्यायालय ने उनको एक 72 आवर्स नोटिस का रिलीफ दिया है, जैसा कि आमतौर पर उच्च न्यायालय देता है जब मैटर सुनी नहीं जाती है। तो अगर जब उनके खिलाफ सबूत सामने आने लगेंगे तो मैं समझता हूँ उनके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो किसी भी साधारण व्यक्ति के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया माजिद मेमन साहब का हम तो जोड़ने के लिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम तक साझा करने के लिए। और अब बात नवजोत सिंह सिद्धू की, जिन्होंने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा वापस ले लिया। सिद्धू ने अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा तो वापस लिया, लेकिन पंजाब सीएम बनने का अपना सपना पूरी तरह से ही टूटता नजर आ रहा है। अमरिंदर सिंह के बाद जब चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का सीएम बनाया गया तो ऐसी खबरें आई थी कि 2022 में कांग्रेस पंजाब में सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी।
लेकिन अब सिद्धू के करीबियों ने ही ये साफ कर दिया कि 2022 का चुनाव भी चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यानी सिद्धू का पंजाब सीएम बनने का सपना फिलहाल सपना ही रहता दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी और प्रियंका जी दे सिपाही ने अपना अस्तीफा वापस लिया। I have taken back my resignation. ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। पंजाब कांग्रेस में राजनीतिक उठापटक अब भी जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से पंजाब में कांग्रेस कई सेल्फ गोल पहले ही कर चुकी है। समीकरण भी हर गुजरते दिन के साथ बदल रहे हैं और इसी बीच आज नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन कहा कि अभी ऑफिस ज्वाइन नहीं करेंगे। कि कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी और प्रियंका जी दे सिपाही ने अपना अस्तीफा वापस लिया। आई हैव टेकन बैक माई रेजिग्नेशन एंड आई कैटेगोरिकली स्टेट कि जिस दिन नवे एडवोकेट जनरल बन गए और नवा पैनल आ जाएगा, मैं जाके ऑफिस अपना चार्ज संभाला। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर तो सिद्धू का नाम लिखा हुआ है, लेकिन पंजाब का सीएम बनने का सिद्धू का सपना टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि सिद्धू गुट के नेता भी अब मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के पाले में खेल रहे हैं। जब अमरिंदर सिंह ने पंजाब सीएम के पद से इस्तीफा दिया तो सिद्धू पूरी तरह से आश्वस्त थे कि सीएम के तौर पर ताजपोशी की पूरी गारंटी है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने गुगली डाल दी और चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया। सिद्धू ने इस पूरे एपिसोड में बतौर ओपनर तो अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन मैन ऑफ द मैच चन्नी बने। तब से लेकर अब तक सिद्धू अपना ये गम कई बार दुनिया के आगे रख चुके हैं। उनकी आखिरी उम्मीद थी कि कांग्रेस 2022 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और सिद्धू की मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी होगी, लेकिन ये सपना भी टूटता सा नजर आ रहा है, क्योंकि सिद्धू के करीबियों ने ही साफ कर दिया है कि 2022 में एक बार फिर से चन्नी सरकार बनेगी। वाली सरकार जड़ी है वो सरदार चरण सिंह चन्नी की अगवाई च पंजाब की बनानी है। फिर 5 साल डेवलपमेंट पंजाब ने करनी है। जड़ा संगत ने आशीर्वाद दिता है सरदार चरण सिंह चन्नी को 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ। बड़े ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। कांग्रेस नेताओं के बयान से साफ है कि 2022 चुनाव में चन्नी ही कांग्रेस का चेहरा होंगे। इससे अकाली दल को भी सिद्धू पर हमला करने का एक और मौका मिला है। He is an incompetent person. He cannot perform. He can only say one thing on one day and just opposite on the second day. So he can't give any leadership person who failed as cabinet minister. So you are thinking about him to be chief minister? आज से ही नहीं, अपने क्रिकेट के दिनों से ही सिद्धू सेल्फ गोल के लिए जाने जाते हैं और अब एक बार फिर इस पूरे एपिसोड में सिद्धू महज एक मजाक बनकर रह गए हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्ट। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में वक्त अब तक की 10 अहम खबरों का। भारत पाकिस्तान मैच में भारत की हार पर आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स की मदद के लिए अब महबूबा मुफ्ती सामने आए हैं। पीडीपी प्रवक्ता ने यह साफ किया कि पार्टी सिर्फ आगरा में पढ़ने वाले 3 कश्मीरी छात्रों को ही नहीं बल्कि उन सभी को कानूनी मदद मुहैया करवाएगी जिनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। यानी ऐसा लगता है कि देश विरोधी नारे लगाने वाले महबूबा मुफ्ती को बेहद पसंद आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 में हिंदुस्तान की हार और पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर से लेकर यूपी तक कई जगहों पर लगे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे।
वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था। जिस समय देश इस हार के गम में डूबा था, तो वहीं कुछ देश विरोधी लोग जो रहते तो हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं, लेकिन जश्न पाकिस्तान के लिए मना रहे थे। और अब इन देश विरोधियों को मिल गया है पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का समर्थन। आगरा में पढ़ने वाले जिन कश्मीरी विद्यार्थियों को T20 मैच के बाद पाकिस्तान समर्थन नारे लगाने के लिए गिरफ्तार किया गया था, अब पीडीपी ने उन्हें कानूनी मदद देने का फैसला किया है। ये फैसला उस समय पीडीपी ने किया जब आगरा की वकील एसोसिएशन ने उन्हें किसी भी किस्म की सहायता देने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि इनकी हरकतें भारत विरोधी हैं। पीडीपी के इस फैसले से काफी लोग नाराज है और उन्हें लग रहा है कि इस फैसला जो है पीडीपी की अलगाववाद मानसिकता को दर्शाता है। आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने वाले 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया। कश्मीर में भी पाकिस्तान की जीत पर खुशियां मनाने के आरोप में कई स्टूडेंट्स पर मामला दर्ज किया गया है और अब इन्हीं देश विरोधियों को महबूबा मुफ्ती की पार्टी कानूनी मदद मुहैया कराएगी। पीडीपी प्रवक्ता अनिल सेठी ने ट्वीट किया, पीडीपी ने उन सभी को कानूनी सहायता देने का निश्चय किया है जिन पर वर्तमान T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के सिलसिले में UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है और जो न्याय पाने में समर्थ नहीं है। हर व्यक्ति जो भारत में रहता है उसका संवैधानिक अधिकार है कि उसको कार्य प्रणाली न्याय प्रणाली में उसको रिप्रेजेंट किया जाए एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि न्याय प्रक्रिया से वाकिफ़ हो। और हमें ये खबर मिली थी और ये बात सत्य भी है कि वहाँ पे उनको कानूनी सलाह देने वाला कोई नहीं है, ना उनकी तरफ से कोई वकील साहब खड़े होने को तैयार हैं। जब इन देश विरोधी नारा लगाने वाले स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया था, उस समय भी महबूबा मुफ्ती इनके समर्थन में सामने आ गई थी। महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी थी। महबूबा ने लिखा, मैं पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करती हूं ताकि इन युवाओं का भविष्य नष्ट न हो। हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होने के साथ साथ उनको जमानत का अधिकार भी है। जमानत के लिए उनके लिए वकील खड़ा होना चाहिए जो कि उनको कोई वकील वहाँ पे उनके साथ है। पीडीपी हमेशा से ऐसे देश विरोधियों का बचाव करती आई है जो देश के खिलाफ काम करते हैं। बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी पीडीपी पर हल्ला बोला है और टाइम्स नाउ ऑफ भारत से बात करते हुए साफ किया कि खेल भावना के तहत जीतने वाली टीम की तारीफ हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। महबूबा मुफ्ती क्या संदेश देना चाहती है? क्या इस देश में रहकर अपने देश के खिलाफ नारे लगाए जाएं या पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए जाएं? उसको तर्क संगत वो बता रही है। महबूबा मुफ्ती तो खुद ही पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाती हैं। उनको बहुत ज़्यादा अगर सपोर्ट करना है तो उसी स्थान पर चली जाएं और वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद लगाएं, कार्रवाई उन पे भी हो जाएगी। ये नहीं चलेगा। इस देश में सब कुछ स्वीकार है, लेकिन इस देश की मिट्टी में रहकर, इस देश का खाकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये संदेश क्लियर है, साफ संदेश है। ऐसे ही देश विरोधी नारा लगाने वाले स्टूडेंट्स को एक्सपोज करने वाली मोनिका लांगे ने भी पीडीपी के इस फैसले को शर्मनाक बताया है। मोनिका लांगे ने कहा कि पीडीपी का ये फैसला देश के खिलाफ है। डॉक्टर साहिबा, अब महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी कहती है कि हम उन स्टूडेंट्स को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, तो आप कैसे देखते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं? प्रदीप जी, लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करके तो उनकी पार्टी सीधे सीधे ये बता रही है कि उनका अलगाववाद माइंडसेट है। वो उन्हीं का साथ देंगे जो देश के खिलाफ बात करेगा। आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा भारत की बेटी के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती जी जो हमारे महिला सीएम रह चुकी हैं, वो हमारे साथ एक बार भी खड़ी नहीं हुई। जब हमें थ्रेट्स आए, हमारे अगेंस्ट एक टेररिस्ट ग्रुप ने नोटिस जारी कर दिया गया और हमारे जो जेएनटी के स्टूडेंट्स हैं, जो नेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनके सहयोग में वो कहीं भी खड़ी नहीं हुई, लेकिन उन बच्चों के साथ खड़ी है जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इससे वो सीधा सीधा प्रमाण देती है कि जेएनटी में अगर रहना होगा तो भारत के
पीडीपी लाख ऐसे देश विरोधी नारा लगाने वालों के साथ खड़ी हो जाए, उन्हें भले ही मासूम भी बताए, लेकिन ऐसे नारे जो लगाते हैं उनकी मंशा पूरी तरह उजागर हो जाती है। ये रिपोर्ट आपने देखी कि किन लोगों के साथ महबूबा मुफ्ती और पीडीपी आकर खड़ा हो रही है। डॉक्टर मोनिका लांगे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, फिजिशियन है, और ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने की SKIMS अस्पताल में जबकि ऐसे नारे लगे थे तो उसकी वीडियो सबसे पहले पोस्ट की थी। बहुत स्वागत डॉक्टर मोनिका आपका। मैं सबसे पहले ऐसी पार्टीज का या ऐसे लोगों की साइकोलॉजी आपसे समझना चाहूंगा जो कि भारत विरोधी नारे लगाने वालों के साथ खड़े होती हैं। उन लोगों को अगर सजा मिलती है तो ये कौन लोग हैं जिनको तकलीफ हो जाती है? ये वही लोग हैं जिनकी पार्टी में इनका एक अलगाववादी माइंडसेट है और ये उसी को बढ़ावा देते हैं। ये एक चीज भूल रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर होने से पहले ये इस देश के लोग हैं, तो इनके लिए देश मैटर नहीं करता है। इनके लिए मैटर करता है, इनके दिल में, मुझे तो लगता है इनके दिल में पाकिस्तान बसता है। ये इन बच्चों को सपोर्ट देके ये दिखा रहे हैं कि देश इनके लिए कहीं मैटर ही नहीं करता है। देश आज हमारा आगे जाए पीछे जाए वो इनको नहीं देखना है, इनको बस पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। ऐसा करके जो ये हमारे बच्चे हैं उनको ये और बढ़ावा दे रहे हैं, और यही लोग रिस्पॉन्सिबल है जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी होती है हमारे देश में, उसके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा करके उनको लीगल एश्योरेंस देके ये लोग ये जता रहे हैं कि तुमने जो सही किया है, तुमने जो पाकिस्तान को सपोर्ट किया वो बिल्कुल सही है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे भी ये काम करते जाओ। ये लोग तो ऐसी हरकतें करके इन चीजों को और बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि आपको खुद पता है कि जब भी हमारे देश में कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी होती, जैसे आज स्किम्स में भी हमारे जवानों पे हमला हुआ, तो ये कहीं ना कहीं यही लोग रिस्पॉन्सिबल है जो ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स को इंटरनल इंफॉर्मेशन देते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये सब जो मिसहैपनिंग है होता है। डॉक्टर मोनिका, मैं जानना चाहूंगा कि अगर देश में एक बड़ी आबादी को यह समझ में आ रहा है कि अगर आपकी कोई फेवरेट टीम है या खिलाड़ी है आप उसका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे नहीं लगा सकते भारत में रह करके, आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आप नहीं लगा सकते भारत में रह के, अगर ये अनन्या जायसवाल को समझ में आ रहा है, डॉक्टर मोनिका लांगे को समझ में आ रहा है, तो इन राजनीतिकों को समझ क्यों नहीं आ रहा? या फिर माना जाए ये बात अब शीशे की तरह एक दफा फिर साफ है कि जो इनकी पॉलिटिक्स का फूड एंड फॉडर है, जो राशन है, वो पाकिस्तान की सरपरस्ती ही है। बिल्कुल, आप खुद देखिए आज ये जो हरकत हुई है स्किम्स में, हमारे जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर अटैक हुआ, तो उससे ये भी दिखता है कि हमारे जो नॉन लोकल स्टूडेंट्स हैं वो वहां कितने सेफ हैं और हमारी सरकार इस मुद्दे को और इन थ्रेट्स को कितना सीरियस ले रही है। जी डॉक्टर मोनिका, इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद आपको कुछ थ्रेट्स भी आई थी और आपने इसी मामले के संबंध में महबूबा मुफ्ती को आपने चिट्ठी भी लिखी थी। क्या पीडीपी की तरफ से कोई समर्थन आपके पास आया? क्या पीडीपी की तरफ से, महबूबा मुफ्ती की तरफ से कोई जवाब आया आपकी चिट्ठी का? इनका कोई जवाब नहीं आया, इनका कोई समर्थन नहीं आया। इनका समर्थन सिर्फ एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाने वाले बच्चों के साथ आ रहा है, लेकिन जो बच्चे इस टाइम सफर कर रहे हैं, हमारे जो नॉन लोकल स्टूडेंट्स स्किम्स में हैं, हम लोग हैं, हमारे अगेंस्ट एक पूरा नोटिस जारी किया गया, थ्रेट्स आ रहे हैं, अनन्या को थ्रेट्स मिल रहे हैं, हमारे सपोर्ट में इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। आपको पता है मोदी जी हमेशा देश की बेटी की सुरक्षा की बात करते हैं जी। महबूबा जी हमारी JNK की CM रह चुकी है, महिला CM रह चुकी हैं, लेकिन मैं मतलब आज जब मैंने लीगल एश्योरेंस वाला उनकी ये न्यूज सुनी और मुझे इतना दुख हुआ कि फीमेल होने के नाते वो कहीं भी हम लोगों की सपोर्ट में नहीं आई। बिल्कुल डॉक्टर मोनिका लांगे, अब हमारे पास इस साफ कारण है बाइफरकेट करने की, आइडेंटिफाई करने की कौन लोग हैं जो कि राजनीति के माध्यम से देश के साथ खड़े होते हैं, देश के खिलाफ खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोनिका आपको जुड़ने के लिए, और हम आपके साथ खड़े हैं आपकी ऐसी मुहिम में जब आप राष्ट्रवाद को लेकर के आगे चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटना है।